maybe some pictures, but before I get into that, because I have been a teacher, तो मैं थोड़ा सा and because most of our audience here are students and not science students, तो मैंने सोचा कि of course I am trying to focus on these young people who are sitting there. तो ये जो senior हज़रात हैं, at least bear with me if I be very elementary or I be very repetitive. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस audience का मुझे फायदा उठाना चाहिए कि to all these people, smart young men, bright people जो बैठे हुए हैं, उनको एक थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है क्या दिस few minutes that I have available. तो सबसे पहले लाइटें अगर बंद कर दें थोड़ी सी तो अच्छा है, ये अच्छी नज़र आएंगे और मैं कम अच्छा नज़र आऊँगा तो मुझे जरूर बैठा तो ये लाइटें प्लीज की ऑफ है. देखिए दिस इज जस्ट a nucleus shown here. I have considered an atom, and the reason I have shown this picture here at the very start of my talk is कि ये एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. Nucleus, and because we are talking of nuclear technology and nuclear physics, nucleus itself is very heavy. यानी सारा मास जो है एटम का या मैटर का वो न्यूक्लियस में ही जमा होगा. और अगर फर्ज करें कि हम 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर पानी लें तो उसका वजन कितना होगा? पीछे से कोई बता सकता है 1 सेंटीमीटर पानी का वजन कितना होगा? 1 ग्राम. और अगर मैं 1 सेंटीमीटर न्यूक्लियर मटेरियल लूँ, यानी मैं 1 सेंटीमीटर ऐसा लूँ जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस हो, तो उसका वजन आपकी इस पूरी यूनिवर्सिटी के वजन से ज़्यादा होगा, जिसमें सारा कंक्रीट स्ट्रक्चर और हम सब शामिल. और ये हैरानी की बात नहीं, लोग कहते सन एंड यू लुक एट यार एक सैटेलाइट इधर है, एक सैटेलाइट इधर है, बीच में सन है, बाकी सब वैक्यूम है. सो द यूनिवर्स एक्चुअली इज एंटायरली वैक्यूम. बीच में कई सेंटर्स ऑफ मास है, उसी तरह न्यूक्लियस. बिकॉज न्यूक्लियस इज सच अ पावरफुल थिंग, एवरीथिंग. तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, दिस इज ओनली मैटर ऑफ डीलिंग विद न्यूक्लियर रेडिएशंस एंड न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन. इसके बारे में अभी हम बात करेंगे. न्यूक्लियर रेडिएशंस ये न्यूक्लियस से निकलती है और ये एक्सीडेंटली डिस्कवर नहीं की. और ये 3 तरह की न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं. शायद आपने कभी नाम सुना भी हो, लेकिन जब ये निकली थी लोगों को नहीं पता था कि क्या है. तो उन्होंने कहा एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है. 3 मुख्तलिफ तरह की लग रही थी उनको. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो अल्फा है वो एक बड़ा हैवी पार्टिकल है. उसका मास नंबर 4 है, चार्ज पार्टिकल है, डायरेक्ट नहीं जा सकता लेकिन बहुत हैवी है. जो बीटा रेज है वो इलेक्ट्रॉन है, उसका मास बहुत कम है, वो भी चार्ज पार्टिकल है लेकिन वो ज़्यादा दूर जा सकता है. उसके बाद गैमा रेज है जो कि रेडिएशन है, और गैमा रेज ऐसे ही जैसे कि लाइट रेज, जैसे कि एक्स रे. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनपे कोई चार्ज नहीं और ज़्यादा दूर तक अंदर घुस सकती है. तो अगर आप देखें कि इस वक्त आपके पास टूल्स हैं, आपके पास वेपन्स हैं कई तरह के, एंड व्हाट कैन दीज वेपन्स डू? दे कैन हेल्प यू लॉट ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जांपल एक चीज़ जो भी हम और इसमें मेंशन करते हैं कि इन एडिशन टू दीज 3 रेडिएशन, न्यूट्रॉन्स जो कि एक्चुअली न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, कभी-कभी वो भी बाहर आ जाते हैं. वो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूट्रॉन बाहर आ जाते हैं. न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है और वो फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से जा सकते हैं और फिर वहाँ जाके अपना इंटरेक्ट कर सकते हैं. तो अगर आप थोड़ा सा गौर कर लें, दैट विल सॉल्व एज एंटायरली कि हम सारा न्यूक्लियर फिजिक्स कैसे करते हैं, तो आपकी बात समझ में. ये देखें फॉर एग्जांपल हमने दिखाया कि अगर अल्फा पार्टिकल है जिसका लैपटॉप वो दूर नहीं जा सकता, एक कागज को रोक लेता है. बीटा पार्टिकल्स जो इसके नीचे हैं ज़रा और आगे चले जाते हैं, और जो गैमा रेज हैं वो बड़े मज़े से गुजर जाती हैं until they interact with something. और न्यूट्रॉन्स तो बिल्कुल फ्री इधर से उधर मूव कर जाते हैं. तो इसका मतलब ये कि हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और मुख्तलिफ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इन टूल्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इन टूल्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों के अंदर देखने के लिए. फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें डॉक्टर साहब कहते हैं मुझे एक मेरे जिस्म में कोई ऐसी चीज़ डाल दें जो गैमा इमिट कर रही है, जिसके अंदर से गैमा रेज बाहर आ रही है, और बाहर एक कैमरे से वो मुझे देखें तो उनको पता चल जाएगा कि जिस फ्लूइड को उन्होंने मेरी बॉडी में डाला है वो कहाँ ट्रैवल कर रहा है. जहाँ मुझे गैमा रेडिएशन मिल रही है वहाँ पर वो जा रहा है. अगर मैं आपको पीस ऑफ मटीरियल दूँ, मैं तो मुझे बताएं
क्योंकि अच्छा है या बुरा है, इसके अंदर वैक्यूम तो नहीं, ये सही बना हुआ है, तो आप इस पर रेडिएशन डालेंगे, रेडिएशन जब निकल आएगी तो उसकी इंटेंसिटी से आप अंदाजा कर लेंगे कि यहाँ से तो कुछ नहीं गुजर रहा और यहाँ से बहुत कुछ गुजर रहा है, इसका मतलब है कि बीच में इसके कुछ गड़बड़ है। तो दिस कैन हेल्प यू लॉट इन लुकिंग इनसाइड एंड फाइंड आउट कि क्या हम चीज़ों को कैसे देख सकते हैं रेडिएशन को विदाउट एक्चुअली ओपनिंग है। तो ये हमारी आँखें हैं डिजिटल आइज, और यही चीज़ यही रेडिएशन जो है जब बॉडी के साथ इंटरेक्ट करती है तो जब बाद का वो सेल्स को खराब भी कर सकती है। सेल्स जब खराब होते हैं तो बाद में ठीक भी हो जाते हैं, जब सेल्स डाई तो दोबारा बन भी जाते हैं। आपको पता है ह्यूमन बॉडी में सेल लगातार बढ़ते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। अगर थोड़े सेल मर गए इट्स ओके, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो तो गड़बड़ हो सकती है। तो रेडिएशंस कैन चेंज द सेल्स, दे कैन चेंज द डीएनए ऑफ द सेल। इसका ये भी मतलब है कि जो ट्यूमर है एंड वी वांट टू क्योर दैट ट्यूमर, तो हम उसके ऊपर रेडिएशन डालें एंड वी कैन किल दैट ट्यूमर। अब ये ट्यूमर अगर फर्स्ट करें मेरे सरफेस पे है बिल्कुल, तो मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन फेंक सकता हूँ, वो सीधे जाएंगे और उस पर इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन इफ इट इज डीप इनसाइड माय बॉडी तो फिर इलेक्ट्रॉन अगर मैं फेंकूंगा तो ऊपर ही उठ जाएंगे, सारे ट्यूमर तक नहीं जाएंगे, तो मुझे हमारे स्पीकिंग पड़ेगी। तो बिकॉज आई हैव दिस वैरायटी ऑफ टूल्स अवेलेबल विद मी, वैरायटी ऑफ रेडिएशन अवेलेबल विद मी, आई कैन यूज दिस नॉट ओनली टू लुक इनसाइड बट आल्सो टू क्योर, उसको ट्रीट भी मैं कर सकता हूँ। तो ये इसको हम चले आगे बढ़ते हैं। The other thing, एक खबर में बात कर दी कि जो न्यूक्लियर रेडिएशन न्यूक्लियस से निकलती हैं वो हमारे लिए क्या क्या काम कर सकती हैं। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं ना कि जब सेल को चेंज कर सकते हैं, डीएनए को चेंज कर सकते हैं, तो अगर फर्स्ट करें कि मेरे पास कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कोई सीड है, मैं उसके ऊपर रेडिएशन डालूंगा और थोड़ा चेंज हो गया, a different kind of crop can come out। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस सीड्स को इस तरह से चेंज करूँ कि ऐसी क्रॉप पैदा हो जाए जो ड्राउट रेजिस्टेंट हो, कम पानी से चलते हैं, जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो, जो जल्दी बड़ी हो जाए, जिनका जो फल है वो बड़ा हो। तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन बिकॉज आई एम एबल टू ट्रांसम्यूट दोस थिंग्स इनटू समथिंग डिफरेंट। तो ये सारी टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने एग्रीकल्चर सेंटर में, अपने मेडिकल सेंटर में, जिसका जिक्र एम्बेसडर साहब ने भी किया और जनरल साहब ने भी किया। जब आपके पास ये पता है कि चीज़ें हम कर सकते हैं इस तरह से, देन ऑल दैट इज लेफ्ट इज टू हाउ यू अप्लाई देम, और आप इस तरह के टूल से तो इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद करेंगे एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के बात है वो है कि न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो टूट गया और आप उसको और से देखेंगे कि न्यूट्रॉन के अंदर आया, उसने न्यूक्लियस को तोड़ दिया और फिर दो छोटे छोटे पार्टिकल बना दिए। बट व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर इज कि एक न्यूट्रॉन की जगह दो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करें। हमारा अंदर क्या है न्यूट्रॉन, नाउ वी हैव टू न्यूट्रॉन, सो व्हेन द फिशन टेक प्लेस यू हैव दीस टू फिशन प्रोडक्ट्स, सम एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड एट द सेम टाइम पर दो न्यूट्रॉन है। अगर मैं उस दो न्यूट्रॉन में से एक ऐसा सिस्टम बनाऊं कि एक न्यूट्रॉन से मैं दोबारा फिशन पास कर सकूं, आई हैव अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब अगर वो न्यूट्रॉन दोबारा यूनिटी में चला जाएगा, फिर दो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, फिर से दोबारा आगे चला जाएगा, फिर एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम मेरे पास बन जाएगा। अगर मैं सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बनाऊंगा तो मैं एक न्यूक्लियर पावर बना सकता हूँ। और अगर मैं ऐसा कोई काम करूँ कि एक न्यूट्रॉन की जगह 1.5 न्यूट्रॉन अंदर चला जाए, यानी मोर देन वन, यानी जाए मेरे होम पर 10 में से फर्स्ट करें बजाय 10 अंदर जाने के 15 मुझे मिल जाए, तो देन न्यूट्रॉन पॉपुलेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग और उससे फिर मैं डिवाइस बना सकता हूँ, न्यूट्रॉन बना सकता हूँ। द पाथ इज कॉमन, द फिनोमेना इज द सेम फिशन का, इससे सारी चीजें होती हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जस्ट उसके बाद हम सिर्फ तस्वीरें दिखाएंगे, चलो कम कर लेंगे। अब हम देखेंगे नॉर्मली क्वेश्चन कैसे होगा, किस तरह होगा। तो 1945 में 1938 में फिशन डिस्कवर हुई थी, 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने बम फेंक दिया। लोगों को पता चला ये तो कोई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है विद लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर जनरेटिंग एनर्जी एंड व्हाई नॉट आल्सो यूज इट फॉर पीसफुल पर्पसेस। तो आइजनहावर ने फिर एक तकरीर की कि एटम फॉर पीस प्लान बनाया, फिर एटॉमिक इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी बनी जिसके पाकिस्तान के फाउंडर मेंबर है एटॉमिक
What Atomic Information did, and I think this is a very important point, especially because our students के कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा, उस वक्त के जो पॉलिसी मेकर्स और डिसीजन मेकर्स हैं, और उन लोगों के जो वापस आए तो दे न्यू द टेक्नोलॉजीज, लॉट ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, और उस वक्त आपसे पाकिस्तान पे भी पाबंदी भी हुई। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, चाइना में नया चाइना जिसको बनाया डेंग शाओपिंग ने, उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि 3000 पर्सन दे विल सेंड आउट फॉर पीएचडी एवरी ईयर, एंड डेंग शाओपिंग चेक कि उनसे 5% लगाने जाएंगे और बाकी वापस आ जाएंगे। एक्चुअली ओनली 32% केम बैक, बट दे स्टिल केप्ट ऑन डूइंग दैट फॉर 20 इयर्स। उतने वो बंदे भेजते रहे, उन्हें कोई बात नहीं, जो बंदे बाहर आए वो भी हमारी वहाँ पे एक पावर में से बाहर में वापस आए। आप देख रहे हैं कि उन्होंने चाइना को कैसे बनाया, और जो लोग पहले उन्होंने बनाया था, जो लोग वापस आए उन्होंने इंस्टेंट जिसका भी बहुत जिक्र हो चुका है, वो बना सबसे पहले एक प्रीमियर R&D इंस्टीट्यूट पाकिस्तान रिसर्च करने के लिए। दैन उसके अंदर हमने एक रिसर्च रिएक्टर बनाया जैसे ऑलरेडी बीन टॉक्ड अबाउट, जिसमें जो अमेरिका की मदद से बना था, जिसमें हम रिसर्च भी करते थे और जिसको रेडियो आइसोटोप भी प्रोड्यूस होते हैं जिनको मेडिकल में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ पहला मेडिकल सेंटर बना एक्चुअली कराची में बना था, पहला एग्रीकल्चर सेंटर बना जो चंडोजाम में बना था। उसके बाद जो उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है कि ट्रेनिंग शुरू की। सबसे पहले आप देखें 1967 में MS देना एटॉमिक यूनिट में कुछ शुरू किया, और प्यास के बारे में भी आपके पास एक लेक्चर भी बुलाया गया था। ये उसकी पहली क्लास है, इंटायर फैकल्टी और इंटायर स्टूडेंट्स इसमें बैठे हैं। इसकी जो दूसरी क्लास थी उसमें मैं भी था प्यास में, और हमारी क्लास एक ऐसे कमरे में होती थी जो एक कमरा था जिसके ऊपर से पाइप रन कर रहे थे एयर कंडीशनिंग के, और एक तरफ बोर्ड लगा हुआ था। उस क्लास में बैठ के हमने पढ़ा। दिस इज हाउ थिंग्स स्टार्ट, और अल्टीमेटली अब आपको बताएंगे कि प्यास कितनी ज़बरदस्त बिल्डिंग बन चुकी है और कितने डिफरेंट सब्जेक्ट्स और वो पढ़ा है। फिर पहला न्यूक्लियर प्लांट पाकिस्तान ने बनाया। पाकिस्तान वाज द 15th कंट्री इन द वर्ल्ड टू सेट अप न्यूक्लियर पावर। तो मामूली बात नहीं है कि इतने सारे मुल्क थे, उसमें पाकिस्तान 15वां मुल्क था जिसने न्यूक्लियर पावर बनाया। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनका जिक्र करते रहते हैं, और आप लोग तो इंटरनेशनल के स्टूडेंट हैं। आप अगर आप जाएँ कभी नेट के ऊपर आप सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि कितने मुल्क इस पर कितने प्रोग्राम चला रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। और फॉर दीज 17 गोल्स कितना लिखा है, 169 टारगेट्स हैं, और उसके साथ उसमें 232 जो है यूनिक इंडिकेटर्स हैं टू डिटरमिन एज टू हाउ यू आर एक्टिंग अपॉन दिस सिस्टम। फैशन के तौर पर नाम तो लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और पाकिस्तान ने इस पर कुछ काम भी है, कुछ रिपोर्टें भी हैं, लेकिन इसके ऊपर दुनिया बहुत ज़्यादा काम करके कर रही है। और ये है कि हैव टू मीट द टारगेट्स बाय 2030। तो ये फिर हमने आपको जिक्र कर दिया, मेडिकल सेंटर्स हैं, हमने गिलगित का जो ये आपको गिलगित से जाकर बैठे हैं बताएंगे। और ये तकरीबन 70% ऑफ द पेशेंट्स पाकिस्तान के जो हैं वो मेडिकल सेंटर्स में ट्रीट होते हैं। फिर इसी तरह ये 4 एग्रीकल्चर सेंटर हैं, ऑलरेडी टॉक अबाउट, ये वैराइटीज़ हैं 132 जो डिफरेंट यूज़ की गई हैं। ये अच्छा एक चीज़ का मैं जिक्र करना भूल गया था कि जब हमारे पास एक चीज़ है रेडिएशन विच कैन एंटर एनीथिंग एंड दे कैन डू सम डैमेज में, तो हम ये कहते हैं जो फूड है उसको अगर हम इरेडिएट करते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरिया मर जाएगा। एंड दिस इज अ रिक्वायरमेंट। अगर आपने एक्सपोर्ट करना है ना, अपने आम एक्सपोर्ट करने कोई और खाने की चीज़ एक्सपोर्ट करनी है ऑस्ट्रेलिया की, दे रिक्वायर कि आप इसको इरेडिएट करके हमारे मुल्क में भेजें ताकि बैक्टीरिया भी मर जाए और कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ जो बायो हमारे सिस्टम को खराब करते हैं वो ना आए। तो जिसके लिए भी हमने मिशनरी सिस्टम सेटअप की है। फिर ये इंटरनल टेस्टिंग है जिसका हमने जिक्र किया, और ये जो है ये हमारे जो भी जीवन साधन में किया था कि 6 प्लांट जो चल रहे हैं ये उनका डेटा है कब स्टार्ट हुएगा कुछ। द इम्पोर्टेंट थिंग टू लुक एट इज देयर कैपेसिटी फैक्टर्स जो यहाँ पे ब्लू रंग से 77, 86, 86, 83 and 90. Very high capacity factors for these power plants, renewable power plants. और how do they compare with the rest of the power production in the country? आप देख सकते हैं ग्रीन जो है वो न्यूक्लियर है और बाकी डिफरेंट दूसरी तरह के पावर प्लांट्स हैं। और इसी तरह के आप एवरेज कॉस्ट देखें, आजकल आपको पता है बिजली की कीमत कैसे बढ़ रही है क्योंकि फ्यूल आप इम्पोर्ट करते हैं और फ्यूल के महंगा है, $1 की वैल्यू बढ़ गई है, तो लिहाजा उसकी फ्यूल की कॉस्ट बढ़ रही है। तो किसी के न्यूक्लियर की एवरेज कॉस्ट है वो तकरीबन 9 रुपये चल रही है
whereas other sources में वो से ज़्यादा है. And this is another something which was talked about. इसमें वो सारी चीज़ें सिक्योरिटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो आती है कि आपकी जो सारी, अब आप देखें कितना यूरोप में मसला हुआ है बिकॉज रशिया इज नॉट गिविंग देम एनर्जी. रशिया ने कहा ये गैस नहीं लेंगे, उन्होंने कहा गैस नहीं लेंगे, उन्होंने कहा हम देंगे भी नहीं. They are now facing lots of problems. This is how energy makes a difference in the politics. और एक बड़ा मुझे क्या क्वेश्चन मिली थी एंड आई थिंक ये बड़ी इम्पोर्टेंट हुआ है शो के हाउ दिस टू इज कनेक्टेड. तो इसमें उन्होंने कहा था कि एनर्जी सिक्योरिटी इज नेशनल सिक्योरिटी. ये किसी यूएस के थिंक टैंक ने स्टेटमेंट दी थी. Because the fate of the US economy is so closely tied to oil, ये तकरीबन 15-20 साल पहले का है. The US has been forced to spend tremendous resources securing the world oil supply ताकि उनको तेल मिलता है, and this burdens our military, drains our defense budgets, and distorts overseas policy objectives. वो कह रहे हैं हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है is driven by this fact कि हमारी तेल की सप्लाई जो है वो ना खराब हो. तो this is how these two things are closely related. ये डिफरेंट कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप है. और एक और बात भी है, बोलते आई डोंट नो आपने शायद ये यूएनएस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पढ़ा होगा 17 और अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप और से देखें तो ऑल ऑफ देम आर इंटीग्रेटेड रिलेटेड. आप इससे 2 पे भी काम कर रहे हैं ना सही, तो बाकी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे. जब तक बाकी ठीक नहीं होंगे आप तो 2 भी ठीक नहीं होंगे. तो ये आखिरी हमारी एक स्लाइड है जिसको हम कहते हैं कि अकाउंटेशन जो है कि this system that triggered PAC to be harbinger of nuclear science and technology in the country, and for nuclear technology motivated those who joined PAC. PAC लोग आए थे ना, और मैं तो जरा सेकंड जनरेशन में था, तो they were very excited. बहुत समझने में बड़ी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है जहाँ पे बड़ा काम हो रहा है. High level of acceptance standards were defined, and this is true for any organization. This is the reason why I put it here. कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई और अदारा हो, जब तक आप सारी चीज़ें सामने नहीं रखेंगे, जब तक सारी चीज़ें करेंगे नहीं, तो उस वक्त तक आप किसी खास पे नहीं पहुँचेंगे कि आपके एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड हाई हो और वो एनफोर्स भी हो. उसके बाद गोल्स आर डिफाइंड. गोल्स क्या हो गया goals are defined and decisions are made on merit. Institutes were set up to train and develop human resources. Specialized training in higher education for promoting research and thought. Promotions were done on time and on merit. And the fact that PAC was an autonomous body has maintained the red tape. For summary, to summarize Pakistan